दोस्तों कल दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मुस्लिम महासम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में मुस्लिम समुदाय के तमाम लोग पहुंचे और आरएसएस से प्रेरित लोग भी वहां पे पहुंचे और इस पूरे महासम्मेलन में दोस्तों कई बार आई लव मोहम्मद के नारे लगे लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसी के साथ दोस्तों कानपुर वाला विवाद जब शुरू हुआ आई लव मोहम्मद वाला, वहां पे भी आई लव मोहम्मद के नाम से कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। तो क्या दोस्तों ये मान लिया जाए कि जो कुछ चंद लोग हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए धर्म की आड़ में हिंसा करवा रहे हैं? चलिए ये सारे जवाब जो है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अब दूसरी तरफ आइए दोस्तों, जब से बरेली वाला हिंसा हुआ है तब से योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन के मोड में दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए आप थंबनेल पे पढ़े होंगे दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ आई लव मोहम्मद के बाद 10 एक्शन योगी आदित्यनाथ के। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यह तो बताऊंगा ही कि बरेली वाला हिंसा शुरू कहां से हुआ, आई लव मोहम्मद का टैग कहां से शुरू हुआ, तारीख बाई तारीख क्या कुछ कहानियां रही, एकदम ए टू जेड मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको यह बताऊंगा कि योगी आदित्यनाथ जो अपने बयानों की वजह से बहुत सुर्खियों में रहते हैं, इस बार उन्होंने कौन सा ऐसा बयान दिया है। दोस्तों आज योगी आदित्यनाथ बलरामपुर में थे, 800 करोड़ का शिलान्यास और लोकार्पण उन्होंने किया, लेकिन इसी दौरान अपने आधे घंटे के भाषण में दोस्तों सिर्फ 15 मिनट उन उपद्रवियों को लेकर कहा, उन आतताइयों को लेकर कहा जिसके बारे में पिछले तकरीबन एक हफ्ते से सारी चीजें चल रही हैं, सारा विवाद चल रहा है, सारी हिंसा हो रही है, उन सभी को लेकर 15 मिनट तक उन्होंने बोला और 15 मिनट में जो जो चीजें उन्होंने बार बार दोहराई उसको सुनिए दोस्तों सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने अपने बयानों में उपद्रवियों शब्द का प्रयोग तकरीबन 8 से 10 बार किया, गद्दार शब्द का प्रयोग बार बार उन्होंने किया, उन्होंने देशद्रोही जैसे शब्द बार बार प्रयोग मिलाए। इसी के साथ दोस्तों ठोक दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा जैसे शब्द उनके भाषणों का केंद्र रहा। इसी के साथ दोस्तों जहन्नुम जैसे शब्द, धर्मांतरण, जिहाद और इसी के साथ इलाज कर दिया जाएगा। और उसके बाद अंत में दोस्तों सपा कांग्रेस की गवर्नमेंट को उन्होंने भ्रष्ट सरकार कहा और उन्होंने यह भी कहा कि वो लोग समाजवादी पार्टी के लोग जो पूर्ववर्ती सरकार थी उनको लेकर उन्होंने कहा कि यह सरकार जो है वो दंगाइयों को सम्मान दिया करती थी, माफियाओं को सम्मान दिया करती थी, लेकिन अब की सरकार ऐसी नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं आपको यह बताऊं कि योगी आदित्यनाथ के उस पूरे भाषण का विश्लेषण क्या है, पूरा विश्लेषण लेके आया हूं 10 पॉइंट पे, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बयान का कुछ अंश सबसे पहले आप खुद देख लीजिए। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा। अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। आस्था चौराहे पर प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं, आस्था अंतःकरण का विषय होता है। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवा ये हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। जिनके हाथों में ज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान के शुरुआत में कहा कि मौलाना को चेतावनी खुले तौर पे दी। उन्होंने कहा कि बरेली में मौलाना भूल गए कि यूपी में किसका शासन है, मतलब वो याद दिलाना चाहें कि योगी आदित्यनाथ का शासन उत्तर प्रदेश में है, बुलडोजर की सरकार है और जो भी हिंसा करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे उपद्रवियों को ऐसे सबक सिखाया जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां जो है इसको याद रखेंगी और इसको भूलेंगी नहीं। उन्होंने जाहिर तौर पे तौकीर रजा को लेकर ये सारे बयान दिए जिसमें उन्होंने मौलानाओं को चेतावनी दी। इसी के साथ दोस्तों उन्होंने कहा कि उपद्रवियों को सजा दी जाएगी यदि कोई त्यौहार या उत्सव के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश कोई करेगा तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और आने वाली पीढ़ियां भी इस सारी चीजों को याद रखेंगी। तीसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों उन्होंने कही कि विकास में अगर कोई
बाधा बनता है तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और विकास में अगर कोई बाधा बनता है तो विकास से पहले उस व्यक्ति का विनाश होगा जो विकास में बाधा बनेगा। और यह एक प्रमुख केंद्र था उनके भाषण का दोस्तों, जिसमें उन्होंने कहा कि विकास अनवरत गति से चल रहा है, लेकिन कुछ तत्व हैं जो विकास में बाधा बन रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं। वे अपना जन्मसिद्ध अधिकार इसको ना समझे कि जिस तरीके से वो अराजकता फैला रहे हैं, यही विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा। यह बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने दोस्तों सबसे बड़ी बात कही कि गजवाए हिंद का उन्होंने साफ तौर पर विरोध किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत में रहकर अगर कोई देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाएगा, देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देगा और भारत में रहकर गजवाए हिंद का नारा लगाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भारत में रहकर गजवाए हिंद का नारा लगाने वाले देश विरोधी तत्वों को चेतावनी दी। कहा कि यह भारत की धरती पर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भारत की धरती दोस्तों महापुरुषों की धरती है। योगी आदित्यनाथ ने यह बात बोली दोस्तों। उन्होंने कहा कि बनावटी उपद्रवियों पर निशाना साधा जाएगा। जो छद्म रूप में देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोग कान खोलकर सुन लें कि देर सवेर छांगुर जैसे हालात उनके भी होंगे। दोस्तों आपको बीते समय याद होगा कि बलरामपुर में छांगुर बाबा नाम का एक शख्स बड़ा वायरल हुआ धर्मांतरण को लेकर। बहुत जो है वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त था, बाहर से विदेशों से उसकी फंडिंग थी, इस्लामिक कंट्री से उसकी फंडिंग थी। ये तमाम आरोप जो है लगाए गए उसके ऊपर। दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देर सवेर अगर कोई इस तरीके से बनावटी गतिविधियों में संलिप्त रहता है कि वो नाम हिंदू रखा है, जैसे झांगुर को देखिए आप, वो नाम हिंदू रखा था लेकिन उसका असली नाम क्या था? जलालुद्दीन। तो योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे उसी बात को कहा कि अगर कोई ऐसा है जो हिंदू बनकर, अगर वो मुस्लिम समुदाय का है तो मुस्लिम नाम रखे, हिंदू समुदाय का है तो हिंदू नाम रखे, अगर किसी तरीके से गलत तरीके से बनावटी तरीके से समाज में द्वेष फैलाने का काम करेगा तो उसका अंजाम भी झांगुर बाबा जैसे होगा, उसका अंजाम भी जलालुद्दीन की तरह होगा। योगी आदित्यनाथ का यह साफ संदेश उनके बयानों में झलक रहा था दोस्तों। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दंगाइयों का सम्मान खत्म। सपा सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में दंगाइयों का सम्मान होता था, लेकिन अब अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसी के साथ उन्होंने कहा इसलिए उनकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। बहुत बार योगी आदित्यनाथ ये बात बोल चुके हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और जो जैसा समझेगा उसको उसी के भाषा में जवाब दिया जाएगा। कालनेमियों से सतर्कता की बात कही है। उन्होंने कहा कि अराजक तत्वों से सतर्क रहने की बात कही है। वे आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं, दहशत फैलाते हैं, लेकिन अगर अब वो छेड़ेंगे तो योगी आदित्यनाथ की सरकार और पुलिस छोड़ेगी नहीं उनको। यह बहुत अंश उनका था दोस्तों। इसके साथ ही उन्होंने बुलडोजर का संकेत दिया। बुलडोजर के लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बुलडोजर एक प्रमुख हथियार सरकार का बन गया है। जहां पर जाति या आस्था के नाम पर हिंसा भड़काने वालों के लिए बुलडोजर तैयार है। योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश, दंगा फैलाने वालों की संपत्ति नुकसान जो भी हुई है, सरकारी संपत्तियां, वो उन्हीं के संपत्ति से जो है उसकी भरपाई की जाएगी, बुलडोजर चलेगा। यह साफ योगी आदित्यनाथ का संकेत है दोस्तों। आस्था का दुरुपयोग, उन्होंने कहा कि आस्था के नाम पर आपको जो आस्था है वो अपनाइए, जिसमें आस्था है उसको अपनाइए, लेकिन आस्था के नाम पर हिंसा भड़काने का काम बिल्कुल मत करिए। और उन्होंने सनातन को लेकर कहा कि सनातन सभी धर्म का सम्मान करना जानता है। लास्ट में दोस्तों, चूंकि ये नवरात्रि चल रही है, उन्होंने कहा कि चंड मुंड जैसा अंत, चंड मुंड की तरह व्यवहार करने वाले कोई भी उपद्रवियों को उन्होंने कहा कि माता रानी भगवती उनका ये प्रकोप जो है वो उपद्रवी झेल नहीं पाएंगे और सरकार उनको किसी भी हालत में छोड़ने वाली नहीं है जो भी इस तरीके की कार्य में लिप्त पाए जाते हैं। तो ये 10 ऐसे पॉइंट्स है दोस्तों जो योगी आदित्यनाथ के भाषण के प्रमुख केंद्र थे। और योगी आदित्यनाथ जहां भी जा रहे हैं, ये 10 पॉइंट जो है वो बार बार उनके भाषणों का केंद्र बन रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है जहां जो भी अगर विवाद धार्मिक धर्म के नाम पर फैलाएगा, हिंसा भड़काएगा, विवाद करेगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अब दोस्तों, अब आपको बताते हैं जो ये विवाद चल रहा था तकरीबन 7, 8, 10 दिन से, आइलम मोहम्मद का यह विवाद शुरू कहां से हुआ, तारीख बाई तारीख समझिए। सबसे पहले दोस्तों यह विवाद शुरू होता है 4 सितंबर 2025 को। शुरुआत में यह जो विवाद है ये कानपुर के रावतपुर इलाके से दोस्तों शुरू होता है। जुलूस चल रहा था उस दौरान
और मुस्लिमों का एक त्यौहार है और उसी त्यौहार को लेकर यह जुलूस जारी था। और इसी जुलूस में दोस्तों दावा यह किया गया कि यहां पर आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया गया और स्थानीय हिंदू संगठन ने इसका विरोध किया और उसके बाद सामुदायिक सद्भाव बिगड़ गया। जुलूस शांतिपूर्ण रहा, लेकिन बैनर हटाने को लेकर जो हिंदू संगठन था वो विरोध करने लगा। और उसके बाद दोस्तों तारीख आती है 9 सितंबर 2025 की। कानपुर पुलिस ने इसी बैनर को लगाने के लिए एफआईआर दर्ज की, लेकिन और 9 नामजद और 15 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने सफाई दोस्तों दी, स्पष्टीकरण दिया कि जो भी एफआईआर की गई है ये बैनर इस्तेमाल करने के लिए नहीं की गई है, बल्कि पारंपरिक पंडाल हटाने और शांति भंग करने के लिए की गई है। बस फिर क्या था, उसके बाद सोशल मीडिया पर दोस्तों एक तरीके से कह सकते हैं सैलाब आ गया। आई लव मोहम्मद हर जगह ट्रेंड करने लगा। 15 सितंबर की तारीख आती है दोस्तों 2025 की। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया और ये ट्वीट कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने लिखा कि आई लव मोहम्मद कहना अपराध नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और इससे मुस्लिम समुदाय था, मुस्लिम समुदाय, इसमें बहुत हद तक समर्थन बढ़ गया दोस्तों। कानपुर के बाद उसके बाद हुआ क्या, उन्नाव, कौशाम्बी, लखनऊ, महाराजगंज में प्रदर्शन शुरू हो गया। कुछ जगहों पर दोस्तों पत्थरबाजी हुई, वाहन जब्त कर लिए गए। ये तमाम चीजें जो है वो 15 सितंबर तक चली। 16 से 20 सितंबर की अगर बात करें दोस्तों तो लाखों पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे आई लव मोहम्मद को लेकर, और यहां से मामला जो है वो और बिगड़ना शुरू हो गया। दोस्तों लोग पैगंबर मोहम्मद को शांति का प्रतीक बताते हुए स्लोगन का समर्थन करने लगे और कहने लगे कि कानपुर में भी मुस्लिम समुदायों ने दुकान और सड़कों पर पोस्टर लगाए। विवाद जो है वो यहां कानपुर से शुरू हुआ था, विवाद दूसरे राज्यों में भी, नागपुर, महाराष्ट्र, काशीपुर, उत्तराखंड तक फैल गया और हर जगह झड़प शुरू हो गई। पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया। ये 16 से 20 सितंबर तक की कहानी है। उसके बाद आ जाते हैं 21 सितंबर को क्या हुआ दोस्तों। 21 सितंबर को विवाद तेजी से फैलने लगा। बरेली में जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती खुर्शीद आलम ने समुदाय से पोस्टर लगाने को कहा और एफआईआर को मनमाना बताया। मतलब इन्होंने और आग में घी डालने का काम किया और सीधे तौर पे कह दिया कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर हर जगह लगाइए, दुकान पे लगाइए, अपने जहां भी जो प्रतिष्ठान है वहां पे लगवाइए। और इन्होंने एफआईआर को सीधे तौर पे मनमाना बता दिया, सरकार की मनमानी करार दे दिया। उसके बाद हुआ क्या, गुजरात में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में तमाम मुस्लिम संगठनों ने जुलूस निकाले। सोशल मीडिया पर कैंपेन चला जहां पर लोग अपने प्रोफाइल बदल लिए और आई लव मोहम्मद की प्रोफाइल लगाकर विरोध जताने लगे और आई लव मोहम्मद को सपोर्ट करने लगे। और उसके बाद दोस्तों 22 सितंबर की तारीख आती है। कानपुर पुलिस ने स्पष्ट किया कि एफआईआर सांप्रदायिक पूर्वाग्रह से नहीं बल्कि कानून के उल्लंघन से किया गया था। जैसे तमाम मुस्लिम संगठन के नेता जो है वो इस बात को कह रहे थे कि सरकार जानबूझ के इस तरीके से कर रही है, लेकिन पुलिस ये बोली कि कानून के उल्लंघन से ये सारी चीजें हुई हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहती है दोस्तों कि ये स्लोगन देश भर में मुस्लिम एकजुटता का प्रतीक बन गया और उत्तर प्रदेश के अलावा चाहे उत्तराखंड की बात करें, चाहे तेलंगाना की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, इन तमाम जगहों पर प्रदर्शन शुरू हो गया और राजनीतिक दलों ने बयान दिया। ओवैसी ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा बना दिया। हुआ क्या दोस्तों कि परसों की बात है जब महाराष्ट्र से एक मौलाना का बयान आता है और योगी आदित्यनाथ को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है। उसके बाद चीजें और खराब हो जाती है दोस्तों। 23 तारीख की तारीख आती है। कानपुर से शुरू होकर कई राज्यों में यह आंदोलन फैल चुका था। बरेली में तनाव बढ़ा और उसके बाद जहां इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने प्रदर्शन का आह्वान किया और उसके बाद कहा यह गया दोस्तों कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी पोस्टर लगे और पुलिस ने शांति की अपील की। कहा यह गया दोस्तों कि बरेली में जो सारी चीजें हुई वो तौकीर रजा के कहने पर हुई और यही वो शख्स था जो दंगा भड़काने का काम सबसे अधिक किया और इनके ऊपर एनएसए लगाने की बात की जा रही है। और हो सकता है जब मैं खबर पढ़ रहा हूं तब तक ये धाराएं लग भी गई हों दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों 25 सितंबर को क्या हुआ, 25 सितंबर को दोस्तों कानपुर में मुस्लिम युवकों पर एफआईआर के खिलाफ ट्रेंड चलने लगा। 16 सितंबर से हैशटैग ने करोड़ों पोस्ट जनरेट किए दोस्तों। तकरीबन 2000 लोगों पर एफआईआर हुई है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, 2000 लोगों पर एफआईआर हुई है। 26 सितंबर 2025 को विवाद कानपुर से शुरू होकर
देश भर में फैला, मुजफ्फरनगर में पोस्टर लगे और इसमें 5 युवक गिरफ्तार भी हुए। बरेली में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, 20 पुलिसकर्मी भी इसके साथ घायल हुए, हवा में फायरिंग हुई, 39 उपद्रवी गिरफ्तार हुए, 50 को हिरासत में लिया गया। मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार हो गए और उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई की घोषणा कर दी गई। 27 सितंबर 2025 को बरेली हिंसा के बाद दोस्तों बाराबंकी, मऊ, मुजफ्फरनगर में तनाव बढ़ने लगा। कई गिरफ्तारियां, पुलिस हाई अलर्ट पर। सीएम योगी ने साफ तौर पे, जब से बरेली वाला कांड हुआ है, विवाद हुआ है, हिंसा हुई है, तब से योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन के मोड में है। दोस्तों योगी आदित्यनाथ का यह बयान सुनिए कि उपद्रवियों को चेतावनी उन्होंने दी कि तालिबानी व्यवस्था की मंशा जन्नत में पूरी नहीं होगी। तालिबानी, ये समझिएगा, तालिबानी व्यवस्था की मंशा जन्नत में भी पूरी नहीं होगी। दोस्तों ये लाइन साफ दर्शाती है कि योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है कि भारत में रहकर कोई भी अगर देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और यह हुआ कि बरेली में टेलीकॉम सेवाएं 48 घंटे के लिए दोस्तों सस्पेंड कर दी गई हैं। हाथरस में हिंदुवादियों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए और उसके बाद विवाद और बढ़ा कि आई लव मोहम्मद एक तरफ और दूसरी तरफ आई लव महादेव, और उसके बाद तमाम ऐसे आई लव करके तमाम ऐसी चीजें जो है वो ट्रेंड करने लगी। ये पूरा विवाद का सिनेरियो था दोस्तों, जहां से 4 तारीख को ये विवाद शुरू होता है और उसके बाद 27 तारीख को, 26 तारीख को विवाद और विकराल रूप ले लेता है और बरेली में इतनी बड़ी हिंसा होती है और योगी आदित्यनाथ इसको लेकर पूरी तरीके से एक्शन के मोड में आ जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बयान दे रहे हैं बरेली की और जिस तरीके से आई लव मोहम्मद का ये पूरा सिनेरियो चला, जिस तरीके से डेट वाइज मैंने आपको समझाया, अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आई लव मोहम्मद वाले विवाद को आप नहीं समझे होंगे तो ये वीडियो देखकर आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। इसी के साथ दोस्तों मैंने आपसे शुरू में कुछ सवाल पूछे थे कि अगर कल जब ताल कटोरा स्टेडियम में बहुत मुस्लिम सम्मेलन के लोग, मुस्लिम सम्मेलन में बहुत सारे मुस्लिम संगठन के लोग पहुंचे हुए थे, वहां पे आई लव मोहम्मद के नारे लगे, एफआईआर नहीं हुआ, और उसके बाद कानपुर में शुरुआत में आई लव मोहम्मद के नाम पर एफआईआर नहीं हुई थी, तो क्या वास्तव में कोई चंद लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं और जिसके मोहरा वो मुस्लिम भाई लोग बन रहे हैं? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।